हेलो गाइस, मेरा नाम भावना सिंह है और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट का मतलब जाना, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, क्या शॉर्ट रन कॉस्ट होती हैं, विच आर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं और टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और इन तीनों के बीच में यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। सो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? अभी मैंने आपको टोटल कॉस्ट के बारे में बताया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, यानी हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट होने वाली है, उसको क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट आर पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट जो रिलेशनशिप बताते हैं कॉस्ट और आउटपुट के अंदर, यानी कोई भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है, इनके अंदर पर यूनिट कॉस्ट क्या हो निकली, वो ही हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई, हर एडिशनल जो हमने यूनिट प्रोड्यूस करी, हर एडिशनल जो एक यूनिट हमने किसी भी कमोडिटी की, गुड की प्रोड्यूस की, उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, वो क्या है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी तीन तरह की हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट हमारी तीन तरह की हो सकती हैं तो एवरेज कॉस्ट भी तीन तरह की होगी। क्या होगी? एवरेज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, थोड़ी राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। Oh, nice. Which is AC, AVC and AFC। यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी? अब आप ये सोचेंगे तो ऑब्वियसली एवरेज कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकली हमारी, यानी पर यूनिट। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? पर यूनिट। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकली, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो थी और जितनी भी हमारी क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दें, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, तो उससे क्या आ जाता है? हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ये फॉल करती है, जितना आउटपुट इंक्रीज करोगे उतना हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि टीएफसी हमारा सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि टीएफसी हमारा सेम है ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, अगर यहीं पर मैं आपको कहूँ कि हमने एक तरह से इसी चीज़ को आपको इसी तरह से इसी पेज पर मैं समझा देती हूँ। एएफसी अगर मैं आपको बताऊँ, ये स्केड्यूल बनाती हूँ मैं एएफसी का। ये आउटपुट हो गया, ये टोटल फिक्स्ड हो गई, और आउटपुट टीएफसी और एएफसी। अगर मैं यहाँ से आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, एंड यहीं पर अगर टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी मैंने बताया था 12 12 12 12 12 12, यानी सारी 12 ले ली, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है डिवाइडेड बाय द आउटपुट, जितना आउटपुट ऑफ यूनिट्स, यानी 12 डिवाइडेड बाय 0 अगर करेंगे हम तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आएगा। नाउ 12 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारी कितनी आएगी? 12 आएगी। 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितनी आने वाली है? 6। 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितनी आने वाली है? 4। 12 डिवाइडेड बाय 4 करने वाले हैं तो 3। 12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 2, 5 2.40, 2.40। सो इसी चीज़ को, यानी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ क्या कर रही है? हमारी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप ये याद रखिएगा इसका क्या मतलब हुआ। और ये कम क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम है। ये क्या है? सेम है। इसी वजह से हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती रहती है। किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को, अगर सेम नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से हम डिवाइड करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो उस नंबर की जो वैल्यू आने वाली है, फाइनल वैल्यू, वो कम होती जाएगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इट फॉल्स विथ इंक्रीज इन आउटपुट। आपको ये समझ आ गया होगा। इट फॉल्स विद द इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों? क्योंकि टीएफसी रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। क्यों? क्योंकि टीएफसी रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। नाउ आप ये भी देखेंगे, जो टी एएफसी है हमारा, एएफसी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। एएफसी हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इट विल फॉल बट इट विल नेवर टच ज़ीरो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीएफसी हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई नंबर है हमारा, उसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, एन नंबर से, लेकिन उसकी वैल्यू
क्या है, जब तक उसको ज़ीरो से डिवाइड नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी नंबर है उसको जब तक ज़ीरो से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक वो ज़ीरो नहीं आएगा, और जब तक कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही। कितना भी, अगर इसको 1000 से भी डिवाइड कर दो तो पॉइंट करके जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन कुछ तो आएगी। यानी TFC AFC हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा TFC कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही हमने कहा, हमेशा कोई ना कोई फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, कभी भी TFC ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर TFC कभी ज़ीरो नहीं हो सकता मतलब AFC कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। AFC कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिक्रीज तो करेगा लेकिन कभी भी ज़ीरो को टच नहीं करेगा। तो इसका भी अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो AFC का डायग्राम किस तरह से बनेगा, AFC का ग्राफ इस तरह से बनेगा कि ये आउटपुट है, एंड यहीं पर अगर मैं आपको AFC डिनोट करूं तो इस तरह से बनेगा। 5 2 3 4 5 अगेन सारा फिर से 3 6। आई हेट इट, मेरे को पॉइंट पे ग्राफ बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है। 3 6 9 12 15 18, मतलब समझाने में बहुत स्लो हो जाता है। 1 2 3 4 5 9, और ज़ीरो लेवल पर AFC हमारा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट होगा, हवा में कहीं ऊपर से कहीं से स्टार्ट होने वाला है, इन्फिनिटी है। नाउ वन लेवल ऑफ आउटपुट पे कितना है, 12 है। वन लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा 12 है, और टू लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा 6 है। टू लेवल पे हमारा 6 है, 12 से डायरेक्ट 6 हो गया। देख रहे हैं, 3 लेवल पे हमारा 4 है, 3 लेवल पे 4 है, 4 लेवल पे 3 है, 5 लेवल पे 2.40 है, सम वॉट है। तो किस तरह का ग्राफ बना हमारा, ये इसको अगर मैं आपको ज्वाइन कर दूं तो इस तरह से। सो ये हमारा AFC का ये इस तरह से चला जाएगा, तो ये AFC का हमारा ग्राफ बना। आई होप आपको क्लियर हो ये। हाँ सॉरी, सो दिस इज AFC। अब आप देखेंगे कि AFC हमारा आउटपुट इंक्रीज करते ही AFC क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। AFC क्या कर रहा है, हमारा फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा TFC क्या है, कांस्टेंट है, और ऑब्वियसली उसको आउटपुट इंक्रीजिंग आउटपुट से हम डिवाइड करेंगे तो ये फॉल ही करेगा। तो AFC की जो कर्व है किस चीज़ की शेप लेती है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AFC की कर्व होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होती है। क्यों? एज AFC हमारा क्यों? क्योंकि AFC के अंडर जो एरिया है, उसके नीचे जो भी एरिया है वो सेम रहता है अलग अलग पॉइंट के अंदर। यानी अगर हम इस इतना एरिया, फॉर एग्जांपल पेंसिल तो नहीं है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, अगर यहीं पर बहुत गंदी पेंसिल है, प्लीज़ डोंट मॉक मी, एंड यहीं पर अगर यही अवेलेबल हुई यार मुझे, आई एम रियली सॉरी। अभी अगर ये इस चीज़ का एरिया, इस चीज़ का अगर आप एरिया निकालें और यहीं पर अगर इतने इतने का एरिया निकालें तो ये सेम आने वाला है। तो यानी एरिया अंडर द रेक्टेंगल, एरिया अंडर द FC, जो भी किसी भी पॉइंट पर जो एरिया होगा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो भी एरिया हम निकालने वाले हैं वो सारा सेम होगा। वो क्या होगा, सारा का सारा सेम होगा। वो क्या होगा, वो सारा का सारा सेम होगा। इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। अरे यार, ऑल्सो मैंने आपको बता दिया वो कभी भी ज़ीरो को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि TFC हमारा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और जब पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड जब तक ज़ीरो से नहीं होगी तभी कोई इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, और ज़ीरो से वो कभी डिवाइड होगी नहीं। क्यों? क्योंकि TFC हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। नाउ यहीं पर अगर मैं आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताऊं, AVC, व्हाट इज़ AVC? AVC होती है कॉस्ट, कॉस्ट ही है बट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर यूनिट, यानी ये निकलेगी TVC डिवाइडेड बाय Q। क्या कैसे निकलेगी, TVC डिवाइडेड बाय Q। यहीं पे अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दे विद द नंबर ऑफ द क्वांटिटी तो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। इसी चीज़ का अगर मैं आपको स्केड्यूल बना के दिखाऊँ, इसी चीज़ का स्केड्यूल बना के दिखाऊँ तो किस तरह से बनेगा, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये TVC है, ये AVC है। AVC इज TVC अपॉन Q। सो 0 1 2 3 4 5 नंबर, 0 6 10 15 24 35। अब नाउ ज़ीरो को अगर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो डैश आने वाला है। नाउ 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। सिमिलरली 15 को 3 से करेंगे फिर 5 आएगा।
24 को 4 से करेंगे 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा। एंड अगेन 35 को 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35। तो आपने देखा, क्या देखा इसका? अगर मैं आपको एक, यार क्या हो गया, ये समझ नहीं आया, सॉरी। ABC ये आउटपुट है, 1 2 3 4 5 3 6 9 12 18 15 18 3 6 9 12 15 18 1 2 3 4 5। आई होप आपको दिख रहा हो। अगर मैं इसी चीज़ को आपको ग्राफिकली यहाँ पे दिखाऊं तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, आप देखेंगे 0 लेवल पे ABC हमारा कुछ भी नहीं है, हवा में चल रहा है ना। 1 लेवल पे हमारा 6 है, 1 लेवल पे 6 है, ओके। 2 लेवल पे 5 है, 2 लेवल पे यहाँ कहीं पर 5 है, 3 लेवल पे भी 5 है, ओके। 4 लेवल पे 6 है, 4 लेवल पे फिर 6 हो गया, ओके। एंड 5 लेवल पे 7 है, समवॉट है। तो इस तरह का कर्व हमारा बन रहा है। किस तरह का कर्व बन रहा है? इस तरह का, यानी पहले नीचे डिक्रीज हो रहा है, देन कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हो रहा है। पहले डिक्रीज हो रहा है, देन कांस्टेंट है, देन इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा ABC का कर्व है। ये क्या है? ABC का कर्व है। ABC का कर्व को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व मतलब इस तरह से यू बनता है, तो यू की शेप की कर्व बनती है ABC की। अब आप देखेंगे ABC क्या है? इनिशियली फॉल कर रहा है, इनिशियली क्या है? ABC फॉल किया आउटपुट के इंक्रीज करने, पहले 6 था, पहले फॉल किया, इनिशियली फॉल किया आउटपुट के इंक्रीज करने से। और जब आउटपुट एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया, फॉल किया, यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल रीच हो गया, उसके बाद ABC क्या है? राइज करना स्टार्ट कर देता है। सो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक फॉल किया 5, ये बिल्कुल सेम रहा यहाँ पे, यहाँ तक, एंड देन यहाँ के बाद इंक्रीज करने, इस पॉइंट के बाद वो इंक्रीज करने लग गया। सो initially ABC falls with increase in output and after reaching its minimum level, अपने मिनिमम लेवल पे पहुंचने के बाद हमारा ABC इंक्रीज करने लग जाता है। इट इज़ लाइक लाइफ, पहले हम बहुत बढ़िया शुरू करते हैं, फिर हमें लगता है हम खराब करे जा रहे हैं, फिर एक पॉइंट आता है, उसके बाद लगता है इससे खराब कुछ नहीं होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, एंड देन ABC आगे बढ़ता है। सो इट इज़ अ लाइफ कर्व एक तरह से। अब आप देखेंगे कि जो है ABC इन्वर्टेड यू शेप है, मैंने क्यों, क्योंकि वो मैंने आपको समझा दिया क्यों है। नाउ 3 फेजेस हैं ABC कर्व के अंदर, पहले डिक्रीज कर रहा है, दूसरा कांस्टेंट हो रहा है, तीसरा इंक्रीज कर रहा है। और ये तीनों क्यों होते हैं? ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। पहले ये कांस्टेंट का सिंबल है, यहाँ सोचा कि माइनस हो रहा है, ये कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट यहाँ पे डिक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट हुआ, एंड देन हमारा इंक्रीज करने लग गया। तो ये 3 फेजेस हैं हमारे ABC कर्व के अंदर। इसी चीज़ को अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, सो ATC कह लो या फिर AC कह लो, तो ये क्या होती है? AC या ATC कैसे निकलता है? ये निकलता है कि जब टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइडेड कर दें विद द क्वांटिटी, या फिर TFC प्लस TVC को हम डिवाइडेड कर दें विद द क्वांटिटी, या फिर एक और चीज़ है इसके अंदर, या फिर ABC प्लस AFC, इन दोनों को हम AFC इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो भी हमारी क्या आती है? एवरेज कॉस्ट आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। सो सम ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द एवरेज कॉस्ट। नाउ लाइक ABC, एवरेज कॉस्ट भी क्या होती है? इनिशियली फॉल करेगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद राइज करना स्टार्ट कर देगी। और वो क्यों होगा? वो आपको पता है, क्योंकि जैसे कि हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट किस तरह चलता है, सिमिलरली हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही चलता है। इसी चीज़ का अगर मैं आपको स्केड्यूल यहाँ पे बना के दिखाऊं तो वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आउटपुट है AFC, ABC एंड AC। ओके ग्रेट। AFC मैंने आपको बताया यहाँ पे 12 6 4 3
2.40। AVC क्या है 0 6 10 15 सॉरी डैश, आई एम रियली सॉरी मैंने TVC लिख दिया। 6 5 5 6 7 और AC क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया। इन दोनों का सम है डैश 12 + 6 कितना होगा 18, 6 + 5 11, 4 + 5 is 9 and 6 + 3 is also 9 and 2.40 + 7 is 9.40। सो AC का भी कर्व आ गया। इसको अगर हम तो आप देखेंगे यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। इनिशियली बढ़ा हुआ था एंड देन वहाँ से वो डिक्रीज़ किया, यानी डिक्रीज़ किया। फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ पर आया तो इस वाले फेज़ में वो कांस्टेंट हुआ एंड देन वो यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो गया, इंक्रीज़ किया। AC भी बिल्कुल AFC की तरह ही चलता है। इसका भी अगर मैं आपको कर्व बनाऊँ, अब मैं इसको पॉइंट टू स्केल नहीं बना के दिखा रही हूँ। आप जब इसका पॉइंट टू स्केल AC का कर्व बनाएंगे, चलो मैं आपको बना के दिखा ही देती हूँ या नहीं दूँ पता नहीं, इसका कर्व बना देती हूँ यार। थ्री सिक्स नाइन, यार ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, 999 3 6 9 3 6 9 यहाँ पर है, नाउ 12 यहाँ पर है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है। हाँ छोड़ो यार, 1 2 3 4 5, 3 पे 0 लेवल पे कुछ भी नहीं है, 1 लेवल पे 18 है, यहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है। 2 लेवल पे 11 है समवॉट हियर, 3 लेवल पर 9 है, 3 लेवल पर 9 है, 4 लेवल पर भी 9 है, 4 लेवल पर भी बिल्कुल 9 है ना, 5 लेवल पर 9.40 है, 5 लेवल पर समवॉट हियर, इस तरह से। तो आप देखेंगे पहले डिक्रीज़ किया यहाँ से यहाँ, फिर दोबारा डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे वो कांस्टेंट हुआ, फिर यहाँ के बाद इंक्रीज़ करने लग गया, यानी हमारा यहाँ के बाद भी वो इंक्रीज़ ही करेगा, इस तरह का शेप लेगा हमारा AFAC सॉरी ATC या AC हमारा इस तरह का शेप लेगा। तो ये क्या है, AC कर्व का डायग्राम है। तो इसके अंदर भी क्या है, 3 फेज़ होते हैं। क्या होता है, इनिशियली फॉल जब करता है, फर्स्ट फेज कहाँ तक फॉल कर रहा है देखेंगे आप, 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तक वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है फेज़ 1। नाउ 2 यूनिट्स के बाद वो 4 यूनिट्स तक क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। 2 यूनिट्स तक उसने फॉल किया एंड देन उसके बाद 3 और 4 यूनिट्स पे वो कांस्टेंट रह रहा है। और यहाँ पर जो है ये फेज़ 2 है और फिर उसके बाद फेज़ 3 आ जाता है जहाँ पे वो इंक्रीज़ करता है। तो 3 फेजेस कौन से हो गए, पहला फेज़ है इनिशियली फॉलिंग फेज फॉल्स एंड देन सेकेंड फेज है आफ्टर रीचिंग द मिनिमम पॉइंट, अपने मिनिमम पॉइंट यानी उसके 9 पॉइंट पहुंचने पर, 9 पॉइंट पे वो पहुंचा, 9 पॉइंट के बाद वो है वो क्या कर रहा है, अपना कांस्टेंट हो गया। उसके बाद नाउ थर्ड फेज जो होता है वो राइज करने लग जाता है। तो ये ही तीनों फेजेस हैं किसके, एवरेज कॉस्ट के। अगर यहीं पर मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊं, क्या रिलेशनशिप है हमारी एवरेज कॉस्ट के अंदर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा। अब मैं आपको तीनों एक ही ग्राफ में समझाती हूँ। ये ग्राफ है नाउ, मैंने आपको बताया AFC हमारा इस तरह से फॉल करता रहता है। क्या है AFC, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप लेता है। AVC हमारा क्या करता है, पहले यहाँ से यहाँ पे था, यहाँ से वो डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ से वो इंक्रीज़ किया। आई एम रियली सॉरी यार, मेरे को पेंसिल से बनाना चाहिए था, पेंसिल भी तो बहुत गंदी है मेरे पास। ये AVC है, आई एम रियली सॉरी। ये ओह आई गॉट समवॉट अच्छी पेंसिल। सो व्हेन यू मेक समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कर्व लेगा हमारा। हम रियली सॉरी, मैं न्यू बना देती हूँ। सो व्हाट द हेल यार, क्या हो रहा है मेरे फ्री हैंड को। सो या पहले हम इस तरह से कर्व बना लेते हैं। कूल, यस। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो कि मैं कितने गंदे ग्राफ बना रही हूँ। कूल।
नाइस, बन गया उत्तरी। सो ये हमारा AFC है, नाउ ये AVC है, एंड यहाँ पे ये AC कर्व है। मैंने तीनों कर्व एक साथ बना दिए फाइनली। AC, AVC या AFC मैंने यहाँ पे बना दिए। नाउ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पर है। आप देखेंगे जब भी आप इन तीनों को, अभी तो मैंने जो भी आपको समझाया, अगर इन तीनों को एक साथ आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह का क्या बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। सो इसी चीज़ को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी इन तीनों में, ये होगी कि AC कर्व जो है हमेशा क्या होगा, इट विल लाई बिलो द AVC कर्व बिकॉज AC इज एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। जो AC कर्व है वो हमेशा AVC के ऊपर ही रहेगा। ऐसा क्यों है, AVC हमेशा लाई बिलो करेगा AC के, क्यों, क्योंकि AVC कम है, AC ज़्यादा है। ऑब्वियसली AC के अंदर क्या है, AVC भी है और AFC भी है, तो ऑब्वियसली दो चीज़ें अगर इसके अंदर इंक्लूडेड है तो ये बड़ी है, तो यानी ये ऊपर रहने वाली है। तो AVC क्या है, ये छोटा है, तो ये नीचे रहने वाला है। तो हमारा AC इन दोनों से ऊपर ही रहेगा हमेशा। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, AVC जो है अपने मिनिमम पॉइंट पर जो है वो पहुंचती है ऐसी लेवल ऑफ आउटपुट पर जो कम होगा AC से। यानी ये पॉइंट है B और ये मान लो A पॉइंट है, तो AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा। ये AVC का मिनिमम पॉइंट है। क्या है, कैसे लिखो यार, मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC, और ये है मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। तो AVC का मिनिमम पॉइंट है, तो ये क्या है, पहले आ रहा है। यानी अगर ये लेवल ऑफ आउटपुट अगर हम देखें यहाँ कहीं पर, तो ये यहाँ पर कहीं पर पड़ रहा है, यानी ये लेवल ऑफ आउटपुट पहले है और ये क्या है, ये बाद में है। तो ये AVC का लेवल ऑफ आउटपुट जो है मिनिमम, वो पहले आ जाएगा और AC का क्या होगा, वो बाद में आएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज जब AVC अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है, AC तब भी फॉल कर रहा होता है, तब भी रिड्यूस कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ फॉलिंग AFC, बिकॉज ऑफ फॉलिंग AFC। आपको पता है AFC पहले डिक्रीज करता है, फिर और डिक्रीज करता है, मतलब बहुत पहले कम रेट पे डिक्रीज करता है, फिर एकदम ज़्यादा रेट पे ऐसे डिक्रीज करने लग जाता है। सो यहाँ से क्या होता है कि AC का जो आउटपुट का पॉइंट है वो बाद में इसीलिए आता है, क्यों, क्योंकि AFC अभी भी डिक्रीज कर रहा है और AVC का पहले आ जाता है। ऑल्सो थर्ड क्या पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे जो गैप है, क्या है, ये जो गैप आ रहा है AC और AVC के बीच में, यानी कि ये जो गैप आ रहा है, अरे यार सारे टूल्स मेरे यहीं हैं, ये जो है पहले इतना गैप था, फिर इतना हुआ, फिर इतना, मतलब कम होता जा रहा है। आप देखेंगे जो गैप है इन दोनों के बीच में, पहले इतना, मतलब बहुत ज़्यादा गैप था पहले, फिर ये कम होता जाता है ये गैप। अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है, ये जो गैप है वो जो कम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जो जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे ये गैप कम होगा। क्यों होगा, वो कम इसीलिए होगा क्योंकि, नाउ गाइस मैं आपको बताने वाली थी मार्जिनल, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है क्या एडिशनल कॉस्ट आई टोटल कॉस्ट के अंदर, अगर हमने एक और यूनिट ऑफ आउटपुट को हमने प्रोड्यूस किया। आपको मैंने बताया था मार्जिनल वर्ड जहाँ भी यूज़ हो जाए इसका मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है, क्या एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो क्या एडिशनल कॉस्ट आई टोटल कॉस्ट के अंदर जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया हमने। फॉर एग्जांपल अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स, मान लो टोटल कॉस्ट किसी 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की, 2 यूनिट्स की 200 है, एंड टोटल कॉस्ट जो है 3 यूनिट्स की 240 है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, कितनी एक और यूनिट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट और ऐड हुई, तो यानी 40 रुपीज़ और ऐड हुए, तो ये हमारा क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट है। क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एट n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। n यूनिट्स पे कितनी टोटल कॉस्ट है और n माइनस 1 यूनिट पे कितनी टोटल कॉस्ट है। ऑल्सो एक और तरीका होता है मार्जिनल कॉस्ट को बताने का। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज कितना चेंज हुआ टोटल कॉस्ट के अंदर, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट।
यानी यहाँ पे कितना चेंज हुआ था यूनिट कि टोटल कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर कितना 40 का चेंज हुआ था और 1 यूनिट ऑफ आउटपुट था, इसीलिए 40 हो गई थी। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो ये क्या हुआ, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। यहीं पर मार्जिनल कॉस्ट, आपको एक और बात बता दूं मैं, कभी भी फिक्स्ड फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती। हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कितना एडिशन हो रहा है टोटल कॉस्ट के अंदर। अब आपको पता होता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर जो भी एडिशन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। अब ये तो सेम रहेगी, तो और ये क्या है, ये चेंज होती है। अब TVC में चेंज होता है, TVC बढ़ती है तभी हमारा TC में चेंज होता है। एक तरह से ये बढ़ेगा कम होगा तो तभी तो TC में बढ़ेगा या कम होगा। सिमिलरली जो TC में चेंजेस होंगे यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट की वजह से ही मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में एक तरह से किस वजह से चेंज आता है, टोटल कॉस्ट में चेंज होने से इसमें चेंज आएगा, और मार्जिनल कॉस्ट में एक तरह से TVC के चेंज होने से। टोटल कॉस्ट में क्यों चेंज होता है, TVC के चेंज होने से, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट में भी TVC के चेंज होने से फ़र्क होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। नाउ इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट को एक और फॉर्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स कैन बी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ये मैंने कैसे निकाला, अगर मैं इसको डिराइव करके आपको बताऊं, ये किस तरह से डिराइव हुआ। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट मैंने आपको ये बताई थी और टोटल कॉस्ट ये बताई थी। अगर मैं टोटल कॉस्ट को यहाँ पे डिनोट करूँ, यानी टोटल कॉस्ट को यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या वैल्यू आएगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स आ जाएगी इज टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स यानी TFC ऑफ n यूनिट्स प्लस TVC ऑफ n यूनिट्स, ये माइनस करेंगे TFC ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, और यहाँ पे हम ये भी माइनस करने वाले हैं, माइनस TFC ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, TVC ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। नाउ अगर हम देखें, आपको मैंने ये मैं इनको अगर हम देखें कि आपको पता है TFC तो सेम ही रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो ये TFC और अगर ये TFC सेम रहने वाला है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, जो TVC ऑफ n यूनिट्स माइनस द TVC ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स विच इज़ दिस थिंग। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का। ना मार्जिनल कॉस्ट को निकालते टाइम अगर मैं आपको इसका स्केड्यूल और इसका ग्राफ समझाऊं तो वो किस तरह से बनेगा। गॉड, मेरा क्रिएटिव वर्क सामने आ गया। लेट्स इसको रफ पेज की तरह रख लेते हैं या ये स्पेसिंग यूज़ कर लेते हैं ना। मार्जिनल कॉस्ट का स्केड्यूल जो है वो इस तरह से बनेगा। ये आउटपुट है, TVC है, TFC है, TC है, मार्जिनल कॉस्ट है, और ठीक है। सो 0 1 2 3 4 5 TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करे जाएगा 0 6 10 15 24 35 12 12। टोटल कॉस्ट मैंने पिछली वाली अगर टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों को ऐड करते जाएंगे 12 18 22 27 36 47। ना मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया क्या होती है, जो टोटल कॉस्ट हुई n यूनिट की और n माइनस 1 की देखेंगे। तो यहाँ पे तो ज़ीरो लेवल पर हमारी डैश आएगी मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता पहले कितनी टोटल कॉस्ट थी कुछ भी। नाउ सेकेंड यूनिट पे क्या होगी, हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है कि 18 माइनस, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी TCN अभी 18 है और n माइनस 1 पे 12 थी तो कितना हुआ 6। TCN 22 माइनस यहाँ पे 18 थी, कितना हुआ 4। 27 TCN माइनस TCN माइनस 1 22, 27 माइनस 22 is 5। Now 36 minus 27 is 9, 47 minus 36 is 11।
सो आपने मार्जिनल कॉस्ट देख ली इस फॉर्मूला से। मैंने आपको बताया था इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो एक और फॉर्मूला से अगर मैं इसकी मार्जिनल कॉस्ट बताऊँ, विच इज़ TVCN माइनस TVCN-1, तो इससे भी निकाली जाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ज़ीरो लेवल पे डैश आने वाली है। नाउ 6 माइनस ज़ीरो देखें तो 6 होगा, 10 माइनस 6 4 होगा, 15 माइनस 10 5 होगा, 24 माइनस 15 9 होगा, एंड 35 माइनस 24 11 होगा। हाँ जी, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने निकाल ली दोनों मेथड से, आपको मैंने बता दिया। आप देखेंगे कि ये दोनों मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इक्वल आ रही हैं। ना यहीं पर मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बना के शो करूँ तो किस तरह से बनेगा। दिस इज़ आउटपुट, दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट, 5 लेवल ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 and 6 11, so let it be 2 2 4 6 8 10 12। यहीं पर अगर मैं आपको देखूं तो 0 लेवल पर तो कुछ भी नहीं है, 1 लेवल पर 6 है, देन 4 है, 2 लेवल पर 4 हुई, देन 5 हुई 3 लेवल पर थोड़ी सी बड़ी, देन 9 हुई 4 लेवल पर, 4 लेवल पर समवॉट है, एंड 5 लेवल पर 11 हो गई 5 लेवल पर, यानी 5 लेवल ऑफ आउटपुट्स पर 11 यूनिट्स। इन सबको अगर मैं इन पांचों को प्लॉट करूँ तो इस तरह का कर्व बनेगा मार्जिनल कॉस्ट का, विच इज़ मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट भी इन्वर्टेड यू शेप होती है, इन्वर्टेड नहीं, यू शेप्ड कर्व होता है मार्जिनल कॉस्ट का भी, क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीज़ कर रही है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद वो इंक्रीज़ करने लग जाती है। So initially it falls till it reaches its minimum point and thereafter it starts rising. The reason behind इसके पीछे भी क्या रीज़न है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सो यहीं पर आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इन्हीं सब शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, विच आर एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रही है, ये ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।